यदि कोई व्यक्ति रेंट यानी कि किराया कैश में देता है या फिर कैश में लेता है और इनकम टैक्स की रिटर्न सही से नहीं फाइल करता है तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किया जा सकता है और टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ किराएदार के लिए बल्कि मकान मालिक के लिए भी, ताकि वो इनकम टैक्स की प्रोविज़न को कंप्लाई कर पाए। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना डे बाय डे डिफ़िकल्ट होता जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स की प्रोविज़न चेंज हो रही है, लेकिन यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पे ही प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में भी पिन किया गया है। यदि कोई व्यक्ति किराया कैश में देता है मकान मालिक को या फिर कुछ अमाउंट कैश में देता है और कुछ अमाउंट ऑनलाइन ट्रांसफ़र करता है तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है मिसमैच का और HRA क्लेम रिजेक्ट किया जा सकता है, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस का जो क्लेम है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। दोस्तों, जब आप रेंट कैश में देते हैं तो हो सकता है कि मकान मालिक पूरा किराया जो है वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट ना करें, जिसकी वजह से कि आपका HRA का क्लेम रिजेक्ट किया जा सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा और आपको नोटिस भेजा जा सकता है। यहाँ पे एक केस स्टडी है जहाँ पे कि व्यक्ति ने 30,000 रुपया पर मंथ जो है रेंट पे करना था, जिसमें से कि उसने 15,000 रुपया तो कैश में दिया मकान मालिक को और 15,000 रुपया उसने बैंक के द्वारा ट्रांसफ़र किया। तो यहाँ पे उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ गया क्योंकि जो अमाउंट उसने कैश में दिया था वो उसके मकान मालिक ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट नहीं किया था और जो अमाउंट सिर्फ बैंकिंग चैनल से दिया गया था वही अमाउंट उसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट किया था मकान मालिक ने। तो जिसकी वजह से कि जो किराएदार था उसका जो HRA का क्लेम था वो रिजेक्ट कर दिया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो क्या कोई किराएदार अपने मकान मालिक को किराया कैश में नहीं दे सकता? जी नहीं, इसके लिए आपको इनकम टैक्स की प्रोविज़न को ध्यान में रखना है। इसके लिए सेक्शन 269 ST दिया गया है इनकम टैक्स एक्ट में, जो कि यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति 2 लाख रुपये या उससे ज़्यादा का अमाउंट कैश में नहीं ले सकता है किसी सिंगल व्यक्ति से किसी इवेंट या फिर ओकेज़न के लिए या फिर किसी सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए। यदि व्यक्ति इस प्रोविज़न को कंप्लाई नहीं करता है तो जितना अमाउंट वो कैश में लेता है उसके इक्विवेलेंट अमाउंट की पेनल्टी लगाई जा सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो इस प्रकार जो हमने यहाँ पे प्रोविज़न डिस्कस की है उस प्रोविज़न तक जो मकान मालिक है वो कैश में पैसा ले सकता है किराए का, लेकिन यदि इससे ज़्यादा अमाउंट होगा तो उसे वो बैंकिंग चैनल से ही रिसीव करना होगा, नेट बैंकिंग से, UPI से, RTGS से, NEFT से या फिर चेक से। तो यहाँ पे मकान मालिक को भी ध्यान रखना है कि यदि आपका जो रेंट है वो इस लिमिट से ज़्यादा हो रहा है तो आपको बैंकिंग चैनल से ही रिसीव करना है। यदि कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए से ज़्यादा का रेंट पे करता है लैंडलॉर्ड को यानी कि मकान मालिक को, तो उस केस में उसे मकान मालिक के पैन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये पैन नंबर वो अपने एम्प्लॉयर को देता है जिसके बेस पे कि वो HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस की एग्जम्पशन क्लेम करता है। तो यदि आप ये पैन नंबर अपने एम्प्लॉयर को नहीं देते हैं तो उस केस में आपका एम्प्लॉयर आपको HRA की एग्जम्पशन नहीं देता है, जिसकी वजह से कि आपका ज़्यादा रेट से TDS काटा जा सकता है यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करते हैं। इसलिए आपको इंश्योर करना है कि आप लैंडलॉर्ड का पैन नंबर ज़रूर अपने एम्प्लॉयर को दें ताकि आपका सही TDS काटा जा सके। यदि आप अपने मकान मालिक को रेंट कैश में देते हैं तो उस केस में आपको उससे रेंट रसीट लेनी है और दूसरा आपके पास रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, ताकि जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आए तो आप ये प्रूव कर पाएँ कि आपने कितना रेंट पे किया है और कितने पीरियड के लिए पे किया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप कितनी भी कैश पेमेंट जो है कर सकते हैं अपने लैंडलॉर्ड को, इसके लिए कोई शिक्षण नहीं है। लेकिन यहाँ पे मकान मालिक के ऊपर शिक्षण है कि वो 2 लाख रुपये से ज़्यादा का अमाउंट कैश में नहीं ले सकता है। तो आपको इंश्योर करना है कि आपके पास रेंट रसीट हो और रेंट एग्रीमेंट हो, ताकि जब भी आपका एम्प्लॉयर या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे डिमांड करे तो आप प्रोड्यूस कर पाएँ कि आपने जो क्लेम है वो सही किया है। यदि मकान मालिक
कैश में किराया लेता है तो उस केस में उसे ध्यान रखना है कि जो वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करे तो उसमें ये रिपोर्ट करे, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इन्फॉर्मेशन चली जाती है कि उसने कितना किराया लिया है। क्योंकि जैसे ही एम्प्लॉय अपने HRA की एग्जम्पशन क्लेम करता है तो उसके बेस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये रिपोर्टिंग चली जाती है। तो यदि मकान मालिक ये इनकम अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में नहीं दिखाता है तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है उसके बेस पे टैक्स लगा सकता है, इंटरेस्ट लगा सकता है, पेनल्टी भी लगा सकता है। यहाँ पे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है जो कि 1% पर मंथ होता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। इसके अलावा यदि आप एडवांस टैक्स पेमेंट करने के लिए लायबल हैं तो उसके लिए भी एडिशनल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है। इसके अलावा जेल भी की जा सकती है। यदि व्यक्ति की टैक्स लायबिलिटी 25,000 रुपये से ज़्यादा है तो उसे जेल भेजा जा सकता है। कम से कम 6 महीने से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल तक की कैद हो सकती है और फाइन भी लगाया जा सकता है। और यदि टैक्स लायबिलिटी 25,000 से कम है तो उस केस में मिनिमम 3 महीने की प्रोसिक्यूशन की जा सकती है और मैक्सिमम 2 साल तक की प्रोसिक्यूशन की जा सकती है और इसके साथ ही फ़ाइन भी लगाया जा सकता है। तो इसलिए मकान मालिक को ध्यान रखना है कि यदि वो किराया ले रहा है तो उस केस में उसे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में उसे रिपोर्ट करना है ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए और कोई पेनल्टी ना लगाई जाए। यदि आप ओल्ड टैक्स रजीम को ऑप्ट करते हैं तो उस केस में आप HRA की एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, लेकिन इसके लिए आपके पास रेंट रसीट होनी चाहिए और रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। तो आपको इंश्योर करना है कि आपको लैंडलॉर्ड से पैन नंबर लेना है, रेंट रसीट और रेंट एग्रीमेंट लेना है ताकि आप अपने HRA का क्लेम जस्टिफाई कर पाएँ। और यदि आप मकान मालिक हैं तो आपको इंश्योर करना है कि जो भी आप किराया लेते हैं भले ही वो कैश में लें या फिर बैंकिंग चैनल से लें, उसे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में रिपोर्ट करें ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको कोई नोटिस ना आए। यदि आप नई टैक्स रजीम को ऑप्ट करते हैं तो उस केस में आपको HRA की कोई एग्जम्पशन नहीं मिलती है। और आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं कि आप ओल्ड टैक्स रजीम को ऑप्ट करेंगे या फिर न्यू टैक्स रजीम को। तो भले ही आपने अपने एम्प्लॉयर को कहा है कि आप ओल्ड टैक्स रजीम को लेंगे, लेकिन जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस वक्त यदि आपको लगता है कि आपको नई टैक्स रजीम में जाना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं कि आप नई टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग ही रिटर्न फाइल करेंगे। तो अब नई टैक्स रजीम आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। यदि आप ओल्ड टैक्स रजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न में इस ऑप्शन को आपको एक्सरसाइज करना होता है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड। और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।